फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? रविंदर एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड इन यूके फ्रॉम 10th अप्रैल 2018। 2018 से यूके में सेटल हो चुका है। ओके, एंड ही नेवर लेफ्ट इंडिया प्रीवियसली सिंस 2010। मतलब 2010 से तो उसने कभी इंडिया छोड़ा ही नहीं था। तो छोड़ा कब? 18 में। ओके, तो सी इसका मतलब क्या होता है? इधर देखो, लुक, ये देखो मैंने कुछ ड्रॉ किया है। क्या बोला इन लोग ने? 10th अप्रैल 2018 को वो यूके चला गया। ओके, और उसके बाद सेंटेंस क्या था? ही नेवर लेफ्ट इंडिया प्रीवियसली सिंस 2010। मतलब 2010 से तो उसने इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं था, इंडिया को पकड़ के रखा था, मतलब वो इंडिया में ही रहता था। तो ये उसका स्टेटस देखा, तो डैट मीन्स ही इस पीरियड में जब वो इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं था, ही वॉज आर। ओके, एंड फिर अब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि यूके ही चला गया, अभी तो नॉन रेसिडेंट बन गया। ओके, फिर इस क्वेश्चन में देखो आगे क्या दिया है? ही अक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹80 lakhs इन हिज नेम इन फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड 16। 2015-16 में प्रॉपर्टी खरीदा था मलेशिया में। और प्रॉपर्टी मलेशिया में खरीदा है मतलब ये इंडियन प्रॉपर्टी के फॉरेन प्रॉपर्टी। बट सी, अपने को ये थोड़ी मालूम है कि वो ब्लैक का है कि वाइट का है। तो आगे बोला है कि इतना तो मालूम पड़ा कि मलेशिया में प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि वो अनडिस्क्लोज्ड ही होगा, डिस्क्लोज भी हो सकता है। लेकिन आगे बोला है, तो क्या लिखा है? आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 lakhs, 80 lakhs का प्रॉपर्टी है ना, 55 lakhs वॉज असेस्ड टू टैक्स इन इंडिया। बट खाली 55 lakhs पे टैक्स भरा था ना, तो प्रॉपर्टी उसने 80 लाख की ली। तो इसमें अनडिस्क्लोज एलिमेंट है, क्योंकि 55 lakhs की इनकम तो वाइट की थी, लेकिन प्रॉपर्टी तो 80 लाख की ली है। तो डैट मीन्स देयर इज सम ब्लैक का अमाउंट। और टेल मी, ये प्रॉपर्टी कब ली थी? 2015 में। और पता है कल मैंने लेक्चर खत्म हुआ से जाते आते क्या बोला था? कि ब्लैक मनी एक्ट है ना, ऐसे तो देसी लोगों के लिए बना है, लेकिन नॉन रेसिडेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उनको भी लपेटे में लेंगे अगर पता चला कि उसकी जो प्रॉपर्टी पकड़ी गई है वो उन दिनों में ली थी जब वो रेसिडेंट था। जैसे इसके ऐसे ही कुछ हालात है। देखो, ये फिलहाल तो यूके में सेट हो चुका है ना, तो इनकम टैक्स वालों के लिए वो एनआर है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने पकड़ी है मलेशिया वाली, ये कब खरीदी थी? 2015-16। और 15-16 के दिनों में वो क्या था? देसी बॉय, ही वॉज रेसिडेंट। ये देखो 15-16 फॉल्स इन दिस स्लैब व्हेन ही वॉज इन इंडिया। और रेसिडेंट दिनों में प्रॉपर्टी ली ना, तो उस पर ब्लैक मनी का अटैक आएगा, चाहे वो आज नॉन रेसिडेंट बन के देश छोड़ के कहीं वर्ल्ड के बाहर कोने में बैठा होगा, लेकिन अभी उसको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर बाद में क्या लिखा? एओ केम टू नो ऑफ दिस इन मार्च 26। तो मार्च 26 में केम टू नो, तो अपना मेन ईयर ये हो गया ना। सी, जिस ईयर में एओ को पता चलता है वही मेन चार्जिंग ईयर होता है ब्लैक मनी का। और उसको कब मालूम पड़ा? 25-26। ओके, तो इसका वैल्यूएशन डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 25। और उसको कैसे मालूम पड़ा? बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन मेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन सम अदर पर्सन्स केस। मतलब किसी और के केस में ईडी की कार्रवाई चल रही थी, ईडी की, तो उसमें मालूम पड़ा ये भाई साहब के पास भी मलेशिया में प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 अप्रैल को कितना था? 120 lakhs। ये उसका एफएमवी है। तो रूल क्या अपना? कॉस्ट एंड एफएमवी विच एवर इज हायर। ओके, और उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो अपने को वाइट के पैसे का डिडक्शन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। सी, वाइट के पैसे का डिडक्शन तो मिलता ही है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। ये सब स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन है। मतलब एक बार थियरी आती है तो सम अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। फिर बाद में क्या लिखा? असेसिंग ऑफिसर इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 10 अंडर ऑफ ब्लैक मनी एक्ट ऑन 27 मार्च 2026। फिर क्या लिखा? रविंदर्स काउंसिल कंटेंडेड दैट रविंदर इज नॉट अ रेसिडेंट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। अ नोटिस कुड नॉट बी इशूड टू हिम। अरे काउंसिल मतलब उसका कोई वकील होगा। वकील क्या बोल रहा है कि उसको ये नोटिस आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा क्लाइंट तो नॉन रेसिडेंट है, तो उसको नोटिस भेजा ही वो गलत है। उसका लॉयर उसके लिए झगड़ रहा है।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इज द इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 10 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट टेनेबल इन लॉ? टेनेबल इन लॉ मतलब क्या ये लॉ में इसको होल्ड कर सकते हैं? इज इट वैलिड? इट्स वैलिड इवन दो ही माइट बी नॉन रेसिडेंट नाउ. इधर इधर बैठो. even though he might be non-resident now, but he was resident. तो ये notice, is it tenable in law? Yes, it is tenable because although he might be non-resident now, he was a resident at the time when he acquired the property in Malaysia. तो उसको ये notice भेजना जायज है, गलत नहीं है. तो सी एग्जाम में ना तकलीफ क्या होती है, और होमवर्क भी अभी मैंने चेक किया ना, आंसर क्या लिखते हैं, इज द नोटिस टेनेबल? यस. अरे यस लिख के थोड़ी मार्क्स मिलेगा यार, वन लाइनर नहीं होता है. अरे सीए फाइनल के बड़े घोड़े हो गए, ढंग से आंसर तो लिखना पड़ेगा ना. इधर यस क्यों, बताओ इसका आंसर यस क्यों है? क्योंकि जब उससे प्रॉपर्टी ली थी, रेसिडेंट था ना, तो इंग्लिश में लिखना है. सी मैं इसको मेरी किताब में अलग आंसर लिखा, लेकिन मैं अलग वे में देखो अचानक ड्राफ्ट कर रहा हूँ. Although Mr. Ravinder is a non-resident now, but he was a resident at the time when he acquired the property in Malaysia, that is previous year 2015-16, and since he was resident that time, Black Money Act notice can be issued to him even though he is non-resident now. ये शॉर्ट में भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा. ठीक है, अपनी बुक में एकदम फॉर्मल वे में आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लिख के भी मार्क्स मिलता है. फिर ये क्या लिखा था, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग अंडर ब्लैक मनी एक्ट? ये मैंने कल मालूम लेक्चर स्टार्ट हुआ था तभी बोला था ब्लैक मनी के कि इनकम टैक्स में तो क्या सब टाइम ड्रिवन होता है, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट में कोई लिमिटेशन ही नहीं है. मतलब कभी भी केस खोल सकता, 20-25 साल पुराना चिट्ठा भी खोल देते, नो टाइम लिमिट. फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज एसेट इन मलेशिया? उसका वैल्यूएशन करना है. तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं? ये जब पढ़ाई था, जब पढ़ाई का आई इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब पढ़ाई में आई क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इट वाज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट एंड एफएमवी विचर इज हायर. तो कॉस्ट इज 80 lakhs, एफएमवी 120 lakhs, विचर इज हाई 120 lakhs. फिर डिडक्शन किसका मिलेगा? व्हाइट के पैसे का, और व्हाइट के पैसे का एक्चुअल अमाउंट के प्रोपोर्शनेट. वो देखो इसकी वर्किंग ऐसे की है. उसने 80 लाख की प्रॉपर्टी में 55 का वाइट का पैसा डाला था, तो 120 में कितना, ये तो कल पढ़ाया था ना, तो उतना प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा. तो सी 120 में से ये वाइट का पैसा लेस किया है, नेट अमाउंट इतना है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा. अब वो 30% वगैरह पूछा नहीं तो कैलकुलेट मत करो, 30% टैक्स होता है ना, लेकिन इधर खाली वैल्यू पूछा है. तो ये क्वेश्चन था. फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन 2 में क्या लिखा था, मिस्टर साहिल इज अ resident of India. He bought an apartment in Dubai in 1988 for 10 lakhs out of undisclosed sources. इससे मालूम पड़ा ना ब्लैक का है. कि ब्लैक मनी के समय इन लोग कैसा ना कैसा बताएंगे कि वो ब्लैक का है, और इधर अनडिस्क्लोज इनकम इन अनडिस्क्लोज सोर्सेज से लिया मतलब ब्लैक का है, और वो भी अपार्टमेंट है दुबई में. मतलब अपनी थियरी में जब पढ़ाई का आई इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिर क्या लिखा, दिस अपार्टमेंट वो सोल्ड ऑन 5 जून 2024 फॉर 30 lakhs, एंड उसकी एफएमबी एज ऑन 5 जून 2024 इज 40 lakhs. तुमको पता है ये क्वेश्चन किसके ऊपर था? ट्रांसफर्ड एसेट के वैल्यूएशन पे. पता है मैंने अलग अलग वैल्यूएशन बताए थे, तो उस वक्त तुमको ये भी बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेच भी दी है ना, तो बेची हुई प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन होता है. बेचे कब? बिफोर द वैल्यूएशन डेट. और अपना वैल्यूएशन डेट जनरली अपने एग्जाम में तो 1 अप्रैल 25 ही होगा ना, और इससे तो देखो 1 अप्रैल 25 के पहले ही बेच दिया. तो इसका फॉर्मूला याद करो क्या था, कॉस्ट, सेल प्राइस, एफएमवी, 3 अमाउंट में से विचर इज हायर. लेकिन फिर उसमें से अगर हमने कुछ सेल प्रोसीड से कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ली है या फिर उसको बैंक में डाल दिया तो वो लेस करने मिलेगा. तो सी इधर पहले तो 3 अमाउंट बताऊं क्या है, देखो कॉस्ट, फिर ये था सेल प्राइस, और ये था एफएमवी. 3 चीज में से विचर इज हायर लेना है. ओके. फिर बाद में क्या लिखा है, सेल प्रोसीड्स ऑफ 12 लाख वाज डिपॉजिटेड इन अनडिस्क्लोज सेविंग्स बैंक अकाउंट इन अबू धाबी.
मतलब कुछ सेल प्रोसीड उससे बैंक में डाल दिया, तो बैंक में डाला तो बैंक के वैल्यूएशन में काउंट होगा ना, तो इधर से हटा दो, तो क्या इसको लेस करना पड़ेगा। तो पहले ये 3 में से हायर कौन, 40 लाख, तो उसमें से 12 लाख लेस हो जाएगा। फिर अदर डिपॉजिट्स इन दिस बैंक अकाउंट, विच बैंक अकाउंट, अबू धाबी के बैंक अकाउंट में जो अदर डिपॉजिट्स है, अदर देन दिस सेल प्रोसीड्स, अदर डिपॉजिट्स सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट अमाउंटेड टू 33 lakhs, which includes 5 lakhs deposited on 12 July, which was withdrawn from the same account. मतलब इसी अकाउंट से विड्रॉ करके कुछ डाला हुआ भी है, रीडिपॉजिट वाला पॉइंट। तो ये 5 lakhs क्या है, इट वॉज विड्रॉन फ्रॉम दिस सेम अकाउंट ऑन 5 जुलाई, 5 जुलाई को निकाला, 12 जुलाई को वापस डाल दिया, तो उस अकाउंट से निकाल के वापस डालते तो उसको भी डिडक्ट करने मिलता है ना। तो इधर टैक्स पेएबल पूछा है, मतलब पहले तो अपने को वैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर 30% विल बी द टैक्स। और ये सब एओ को कब मालूम पड़ा उसके काले कारनामे का, 18 अक्टूबर 25। ये डेट क्यों काम आती है, क्योंकि जब एओ को पता चला उस साल का फर्स्ट डे इज द वैल्यूएशन डेट। तो सी इस सब में टोटल इसके 2 प्रॉपर्टी है, एक तो दुबई में अपार्टमेंट है जो बेच दिया, और अबू धाबी में बैंक अकाउंट है, 2 चीज का वैल्यूएशन। लुक, दुबई में अपार्टमेंट जो उसने बेच दिया और अबू धाबी में बैंक अकाउंट, तो सी ये 2 चीज का वैल्यूएशन। आंसर देखना भैया, जो बेच दिया उसके लिए कॉस्ट, सेल प्राइस, एफएमवी विचर इज हायर, और विचर इज हायर कितना है 40 lakhs, और उसमें से जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया या फिर कोई नए एसेट्स खरीदने में यूज किया वो लेस करने मिलता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 28 lakhs। फिर अबू धाबी में जो बैंक अकाउंट है उसका रूल क्या है, सम ऑफ ऑल डिपॉजिट्स, सम ऑफ ऑल डिपॉजिट्स। तो सम ऑफ ऑल डिपॉजिट्स में ये जो अमाउंट था ना, ये तो अदर डिपॉजिट्स है, तो 12 लाख भी उसने डिपॉजिट किया ना, वो भी जोड़ना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिपॉजिट्स। तो 12 लाख इज द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड एंड 33 lakhs इज द अदर डिपॉजिट्स, तो टोटल डिपॉजिट्स कितना हो गया 45 lakhs। लेकिन उसमें से 5 लाख तो निकाल के वापस डाला तो लेस करने मिलेगा। तो ये देखो, तो आंसर कितना आ गया 40 lakhs। तो सी ये उसके अपार्टमेंट का वैल्यूएशन है, ये उसके बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन है, टोटल वैल्यूएशन कितना आ गया 68 lakhs, और उसमें टैक्स कितना आएगा 30%। और सुनो, ब्लैक मनी एक्ट में ना सरचार्ज, सेस ये सब नहीं होता है। ये क्या अचानक हम लोग जब सम सॉल्व करते ना, सडनली डाउट आता है यार इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो सब लेना है कि नहीं। भूल मत, ये इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स जैसा लग रहा है, इनकम टैक्स का टीचर तुमको पढ़ा रहा है, लेकिन है इनकम टैक्स नहीं। ये ब्लैक मनी एक अलग ही लॉ है। हालांकि इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ही संभालते हैं, लेकिन है तो अलग लॉ ना। इधर हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो 30% आया वो भर दो। और सी कल मैंने कितनी बार रिपीटेडली बोला था 3 गुना पेनल्टी भी लगता है, 3 गुना पेनल्टी भी, वो सब पूछे तो ही बताओ, नहीं तो क्या जोश में बहुत बार अपने वो सब भी लिख के आ जाते हैं। एक्स्ट्रा नहीं लिखने का, क्वेश्चन में जो पूछा उसका आंसर दो। इधर क्या पूछा था, टैक्स पेएबल, तो बस टैक्स का अमाउंट निकाल दो 30%, दैट्स इट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, मिथुन बैनर्जी, अ रेनाउंड टेक्नोक्रेट, इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डेमोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड सिंस 1 जून 2020। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है वो। ही इज अ पार्टनर इन लिली एलएलपी न्यूयॉर्क, मतलब किसी न्यूयॉर्क की पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर भी है। अ नोटिस फॉर असेसमेंट ऑफ हिज इनकम अंडर ब्लैक मनी एक्ट was served on 1st May 2025 for the alleged undisclosed asset held in USA। अरे उसको 1 मई 2025 को नोटिस भेजा, तो अपना वैल्यूएशन डेट क्या हो गया 1 अप्रैल 2015। द ईयर व्हेन एओ कम्स टू नो, उस साल का फर्स्ट डे इज अ वैल्यूएशन डेट। और इधर उसके पास ब्लैक की क्या चीज है, किसी न्यूयॉर्क की पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बना हुआ है, तो शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म वाला सम था। तो टेल मी इसका रूल क्या था बताओ। पहले बैलेंस शीट को पकड़ के नेट एसेट्स वैल्यूएशन करना है, फिर बाद में टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल रेशियो में एक्सेस अमाउंट को डिसोल्यूशन रेशियो, वो ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैसा करना है। लेकिन इधर पता है कंफ्यूजन के लिए क्या किया है, 3 बैलेंस शीट इन लोगों ने दे दी है भटकाने के लिए।
लेकिन अपने को एकदम अटल रहना चाहिए, वैल्यूएशन डेट के हिसाब से सब होता है। ब्लैक मनी की सारी कार्रवाई, सारा कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अपना 1 अप्रैल वाला बैलेंस शीट तो ये है ना। तो सी, इसको सबसे पहले मैं काट रहा हूं, फालतू में दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बुद्धि लड़ाई हमने, ये सब नहीं देखना है। अब बताओ एक एक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। कैश इन हैंड 10,000, इसका तो बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। सी, खाली जब पढ़ाई और शेयर्स एंड सिक्योरिटी हुआ ना तो थोड़ा प्रॉपर है ना। जब पढ़ाई में एफएमवी कॉस्ट विचेरिस आए और शेयर्स एंड सिक्योरिटी में क्या था, एवरेज और हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्टॉक मार्केट रहा है। बाकी सब बुक वैल्यू के बेसिस पे ही था ना। याद आ रहा है मेरे कल के लेक्चर में बैलेंस शीट और पार्टनरशिप फर्म, तो ये बुक वैल्यू, इसका भी बुक वैल्यू, स्टॉक इन ट्रेड का भी बुक वैल्यू। वेकेंट साइड मतलब जब पढ़ाई का आई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इधर कॉस्ट तो ये है, एफएमवी ये है, वी विल टेक विचर इज हाई। तो व्हाट इज हाई, 40,000। तो सी, मैं इधर मार्क भी करते हूँ, इसमें ये लेना है, इसमें ये और इसमें ये नहीं लेके ये लेना है। फिर व्हाट अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू। बुलियन जब पढ़ाई में आता है, जब में बी क्या था, बुलियन, तो उधर कॉस्ट और एफएमवी विचर इज हायर, तो अपने एफएमवी को पकड़ेंगे ना। फिर लाइबिलिटी साइड में क्या क्या छोड़ना होता है, कैपिटल रिजर्व्स वगैरह वो सब छोड़ना है। तो इधर तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो लेना ही पड़ेगा ना। तो बस सिंपल था। इसका नेट एसेट्स क्या आया, एक सेकंड वेट नीचे पढ़ो ना क्या लिखा है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन नेट वर्थ एक्सीडिंग द कैपिटल विल बी शेयर्ड इन पीएसआर। मतलब इन लोग का डीएसआर इज सेम एज पीएसआर। अरे लिखा है ना कि इन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन इन लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग में ही डिस्ट्रीब्यूट करने का नक्की किया है। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, ये तो दिया था 25, 50 और 25। 1:2:1 is the profit sharing ratio, that itself is the dissolution ratio. एंड फिर रेट ऑफ एक्सचेंज में बताओ किस पे ध्यान देना है, 1 अप्रैल, बाकी सब फालतू में दिया हुआ है। ओके, तो सी, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, कैलकुलेटर पे ही निकल सकता है यार। ये जो मैंने सिलेक्ट किया वही लेना है। सबका बुक वैल्यू लिया, खाली वेकेंट साइट और बुलियन में हम लोग ने विचर इज हायर करके एफएमवी पकड़ा है। तो इसका देखो होमवर्क करने वालों का आंसर आया ही होगा। ये $1,50,000 सारा डॉलर्स। ओके, फिर ये 1,50,000 को कैसे करना है, 1,50,000 में से जितना कैपिटल है वो अलग कर दो, बैलेंस का डीएसआर। ये देखो मैंने कैसे किया, ये 150 तो अपना एसेट माइनस लायबिलिटी करके आया ना, लेकिन उसमें से टू दी एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कीप इट एज इट इज। तीनों का कैपिटल कितना था, 30, 50 और 60। और ये जो बैलेंस फिगर है इसको डिसोल्यूशन रेशियो में बांटना है, जो कि इस सम में सेम एज पीएसआर है। तो 1:2:1 में किया। तो इस तरह से हम लोग कौन है इस सम, हम लोग मिथुन है, मिथुन। तो मिथुन का आंसर क्या आ गया, 32,500। बट वो डॉलर से, तो उसको कन्वर्ट इनटू रुपीस एट द रेट ऑफ $1.75। तो ये उसका वैल्यूएशन आ गया। ओके, और सी क्वेश्चन में पूछा गया था ना, मैं देखो एक से ना, कंप्यूट दी टैक्स पेएबल पूछा था, तो 30% भी करना पड़ेगा ना। खाली वैल्यू पूछा है तो वैल्यू निकाल के छोड़ दो, टैक्स पूछा तो टैक्स भी निकालना पड़ेगा। तो 30% आंसर कम्स टू दिस।